थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान के जहन में जहर भरा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा उसकी हार का बदला लेने के लिए वो व्याकुल हो रहा था। उसकी तैयारियों के लिए वो अपना जी जान लगाने को तैयार था। उसने अपनी सारी शक्ति, सारा समय सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को हराने के लिए लगा दिया था। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जब टीपू सुल्तान मराठा, निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं की ओर से चारों तरफ से घेर लिया गया था, उस समय उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचा था, या तो वो मारा जाए या फिर संधि कर ली। उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया, उसने संधि का फैसला किया। लेकिन इस बार की संधि उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। आखिरकार 3 साल तक चला यह एंग्लो मैसूर युद्ध 1792 में खत्म हो गया। 1792 में खत्म हुआ ये युद्ध संधि की शर्तों पे खत्म हुआ। उसमें से कुछ शर्तें ये थी कि टीपू सुल्तान 3 करोड़ 30 लाख रुपए युद्ध की आपूर्ति के तौर पर अंग्रेजों को देगा। अंग्रेजों ने उसके 2 बेटों को बंदी बनाकर अंग्रेजों को सौंपने की मांग की थी। ये था उसकी गारंटी के लिए। इसके अलावा टीपू सुल्तान का आधा राज्य भी छीन लिया गया, जो निजाम, मराठाओं और अंग्रेजों के बीच बंट गया। ये हार टीपू सुल्तान की सिर्फ हार नहीं थी, उसकी बदनामी थी, उसकी बेइज्जती थी। और वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उतावला हो रहा, और वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो अंग्रेजों को हरा कर वहां से भगाना चाहता था। प्रकृति ने इसका मौका उसे दिया, भविष्य में उसे इसका मौका भी मिला, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। जिस टाइम अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था, टीपू सुल्तान ने उस समय का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की और इस इंटरनेशनल प्रॉब्लम का फायदा उठाने के लिए उसने अलग अलग देशों में अपने राजदूतों को भेजा, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और एक काम उसने अलग से किया था, उसने अपनी सेना के प्रमुख पदों पर, जो उनके टॉप लेवल के पोस्ट होते थे, वहां पर उसने फ्रांसीसियों को तैनात कर दिया था। ये वही फ्रांसी थे जिन्होंने 1798 में अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान की मदद भी की। और यही कदम, फ्रांसीसियों से गठबंधन करने का, अलग अलग देशों में राजदूत भेजकर अपनी मदद करवाने का जो उसका कदम था, इसी ने टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होने का प्रमुख कारण बन गया। 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ऑटोमन मिस्र में इसलिए आया था ताकि वो भारत में अंग्रेजों की जो संपत्ति है, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अंग्रेजों ने संपत्तियां बनाई थी, उसको वो कब्जा कर सके। और सेरिंगपट्टनम और मैसूर का साम्राज्य इसी प्लान का एक हिस्सा था। और सिर्फ हिस्सा ही नहीं, टीपू सुल्तान इस प्लान का प्रमुख हिस्सा था। नेपोलियन बोनापार्ट जानता था कि टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से खासी दुश्मनी है। वो उसी की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी संपत्तियां भारत में थी, उसे भी हड़पना चाहता था। नेपोलियन बोनापार्ट का ये कदम एक और रीजन की वजह से था, क्योंकि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से गठबंधन की पहल पहले ही कर दी थी। इसके लिए उसने नेपोलियन बोनापार्ट को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उसने नेपोलियन बोनापार्ट से खुद की मदद करने की गुहार लगाई। और इसके रिप्लाई में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि रेड सी पर मेरे आगमन की सूचना आपको पहले दी जा चुकी है। मेरे साथ एक अजय और असंख्य सेना है, जो आपको अंग्रेजों की यातनाओं से मुक्ति दिलाने की शपथ लेकर चली है। उसी टाइम मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने भी टीपू सुल्तान की मदद के लिए एक और घोषणा कर दी थी। उसने स्वयं सेवकों से ये आह्वान किया था कि आप आइए, हमारी सेना में मिलिए और हमारे साथ चल के टीपू सुल्तान की मदद कीजिए। ये घोषणा ऑलरेडी कर चुका था वो, लेकिन इसी बीच एक घटना हो गई। नील नदी की लड़ाई में होरेशियो नेल्सन के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। और नेपोलियन बोनापार्ट की हार से ये तो कंफर्म हो गया कि टीपू सुल्तान को अब उसकी सीधी मदद नहीं मिलने वाली थी। वहीं पे एक दूसरा पहलू ये भी है कि उस टाइम बंगाल के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, लॉर्ड वेलेस्ली, उन्हें इस गठबंधन का पता चल चुका था और वो इस गठबंधन को खत्म करने के लिए प्लान्स बनाने ऑलरेडी शुरू कर दिए थे। लेकिन उससे पहले ही नेपोलियन बोनापार्ट वहां पर हार गया और उनको डायरेक्ट मैसूर साम्राज्य पर हमला करने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। लॉर्ड वेलेस्ली के हिसाब से ये समय मैसूर पर आक्रमण करने का सबसे सटीक समय था। लॉर्ड वेलेस्ली ने इस बार कसम खा ली थी कि टीपू सुल्तान को पूरी तरह से ही खत्म कर देना है। इसके लिए उन्होंने निजाम और मराठाओं की सेनाओं से गठबंधन करना शुरू कर दिया। इस गठबंधन के तहत निजाम ने तो उनसे प्रॉमिस कर दिया कि वो टीपू सुल्तान के खिलाफ उनकी मदद करेंगे, लेकिन मराठाओं की तरफ से उन्हें कोई क्लियरली उत्तर नहीं दिया गया था। उनकी तरफ से चीजें अभी भी कंफ्यूज थी। लेकिन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने निजाम के साथ संधि कर ली और उसी में एक घोषणा कर दी कि जीत में से कुछ हिस्सा मराठा को भी दिया जाएगा। इस घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने मैसूर साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर दी और यहीं से शुरू हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू होते ही 3 सेनाएं, एक बंबई से और 2 ब्रिटिश सेनाएं, जिसमें से एक की कमान ऑर्थर वेलेस्ली पर था, उसने टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर थोड़ी छोटी मोटी मुठभेड़ के बाद कुछ ही घंटों के अंदर चारों तरफ से श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। 1799 में इस लड़ाई के शुरू होने के बाद 8 मार्च को टीपू सुल्तान ने अपने रॉकेट ब्रिगेड से उनकी सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। उस टाइम टीपू सुल्तान का जो रॉकेट ब्रिगेड था, उसका नाम कुशन था और तीसरे और चौथे दोनों ही मैसूर एंग्लो युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपनी उस खास सेना का सबसे ज्यादा उपयोग किया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी यहाँ पर हुई थी। रॉकेट ब्रिगेड जो कि टीपू सुल्तान के पास थी, जिसका
नाम कुशन था, उसने अंग्रेजों के एक उसी हमले से, टीपू सुल्तान के रॉकेट ब्रिगेड के हमले से ही विलियम कॉन्ग्रेव को फ्रांसियों के खिलाफ युद्ध में इस रॉकेट का प्रयोग करने के लिए उत्सुकता जता दी। उसके मन में इस रॉकेट को बनाने के लिए गहरा प्रभाव पड़ा था और इसी प्रभाव के तहत उसने कॉन्ग्रेव रॉकेट बनाया और जिसका उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में काफी इस्तेमाल किया था। सुल्तान पेट टोपे की लड़ाई में पहले दिन तो टीपू सुल्तान का जो गवर्नर था पूर्णिया, उसने वेलेस्ली का पुरजोर विरोध किया था, पूरी ताकत से विरोध किया था, लेकिन उसका खासा फायदा उठा नहीं पाए थे वो लोग। सुल्तान पेट गांव के पास एक खुला मैदान था, एक गार्डन था जहां पर टीपू सुल्तान अपने रॉकेट ब्रिगेड को छुपा कर रखता था और अंग्रेजों को ये पता था कि अगर श्रीरंगपट्टनम को घेरना है तो सबसे पहले उस रॉकेट ग्राउंड को खत्म करना जरूरी है। टीपू सुल्तान का जो वो ब्रिगेड था, रॉकेट ब्रिगेड कुशन, उसको खत्म करना जरूरी है। उसको खत्म करने के लिए वेलेस्ली को कमांडर इन चीफ चुना गया था। कमांडर इन चीफ होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां अब उन पे थी। श्रीरंगपट्टनम को घेरने से पहले वो उस मैदान का खात्मा करने के लिए 5 अप्रैल 1799 को अंधेरा होते ही आगे बढ़े, लेकिन टीपू सुल्तान को ये चीज शायद पता थी और इसीलिए उसने अपने रॉकेट ब्रिगेड को तैयार कर रखा था। उस रॉकेट ब्रिगेड ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी उन लोगों पे, जिसकी वजह से वेलेस्ली को अगला सही मौका मिलने तक अपने इस प्लान को रोकना पड़ा था। लेकिन फिर नेक्स्ट डे वेलेस्ली ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया और कुछ घंटों की लड़ाई के बाद ही स्थिति उसने अपने पक्ष में कर लिया था। अब जो 4th एंग्लो मैसूर युद्ध का प्रमुख दिन की लड़ाई थी, जिस दिन टीपू सुल्तान मारा गया था, उससे ठीक 12 दिन पहले 22 अप्रैल 1799 को जो टीपू सुल्तान का रॉकेट ब्रिगेड था, उसने एक ही साथ एक क्षण में कई रॉकेट फायर कर दिए, जो कुछ हवा में फट रहे थे, कुछ छावनी तक पहुंच पा रहे थे। लेकिन इस रॉकेट को छोड़ने का मकसद डायरेक्ट छावनी पर हमला करना नहीं था। बेसिकली वो 6000 भारतीय पैदल सेना को, जो कि ब्रिटिश छावनी पर पीछे से हमला करने वाले थे, उनको ये संकेत दे रहा था कि यही सही समय है जिस टाइम आप पीछे से ब्रिटिश छावनी पर हमला कर सकते हैं। उस टाइम जो रॉकेट थी टीपू सुल्तान की, उसकी रेंज करीब 1000 गज की हुआ करती थी और जिसकी वजह से कुछ रॉकेट तो छावनी तक पहुंच जाते थे, कुछ हवा में फट जाते थे या फिर कुछ रॉकेट वहीं जमीन पे गिर जाते थे और तब तक जलते रहते थे जब तक उनका बारूद खत्म नहीं हो जाता। एक अंग्रेजी ऑब्जर्वर के हिसाब से उस टाइम का एक यंग इंग्लिश ऑफिसर बेली ने कहा था कि उस रॉकेट ब्रिगेड के हमले से वो लोग इतने परेशान थे, इतने ज्यादा हताश हो गए थे कि बिना खतरे के रॉकेट ब्रिगेड पर हमला का जवाब देने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। करीब 20,000 की शत्रु की सेना के साथ वो लोग असहाय होकर युद्ध कर रहे थे। करीब 20,000 की शत्रु सेना जो एक साथ रॉकेटों से हमला कर रही थी, उसकी वजह से अंग्रेजी छावनी में कई अंग्रेजी अफसर घायल हो गए, कई सैनिक मारे गए। वो लोग इतने परेशान थे, हताश थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा स्टेप उठाएं। कुछ समय तक तो ये सब चलता रहा, लेकिन 2 मई 1799 को जब मराठाओं और निजाम की संयुक्त सेना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने श्रीरंगपट्टनम के किले पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, उसी टाइम ब्रिटिश आर्मी के किसी ऑफिसर के द्वारा एक गोली चलाई गई जो महल में रखे तोप खाने में जाकर लगी और वो गोली लगने की वजह से तोप खाने में रखा बारूद फट गया। वो बारूद इतना ज्यादा था कि महल से ना धुआं का गुब्बार उठ रहा था। युद्ध भूमि जो दूर थी महल से, वहां से खड़े महल में उठता हुआ धुआं, आग की लपटें दिखाई दे रही। 4 मई को जब किले पर अंतिम हमला किया गया, उस समय अपनी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बेयर्ड कर रहा था और उसे भी टीपू सुल्तान की बंदूकधारी सेना और तोपधारी सेनाओं के साथ अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन टीपू सुल्तान का ये कदम ज्यादा देर तक नहीं चल सका। ऐसा कहा जाता है कि महज 1 घंटे की छोटी मोटी लड़ाई के बाद ही श्रीरंगपट्टनम के किले पर कब्जा कर लिया गया था। दोपहर के करीब 2-2:30 बजे के आसपास टीपू सुल्तान को घेर कर गोली मार दिया गया था। ये एक एस्टिमेटेड टाइम मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसके मृत्यु का सटीक टाइम अभी मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं है, ना कहीं पर मेंशन किया गया है। टीपू सुल्तान की मौत होते ही इतिहास से उसका किस्सा ही समाप्त हो गया। अंग्रेजों द्वारा उसका किस्सा समाप्त कर दिया गया, लेकिन अंग्रेज कूटनैतिक चाल से भरपूर होते थे। वो सिर्फ टीपू को मारना ही नहीं चाहते थे, बल्कि अपने लिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे। ये समझ लो। उन्होंने टीपू को मारने के बाद श्रीरंगपट्टनम के किले पर कब्जा ही नहीं किया। उन्होंने टीपू सुल्तान की मौत के बाद उस किले की जो भागदौड़ थी, उस किले को, श्रीरंगपट्टनम को, मैसूर के साम्राज्य को, उसी के भावी राजा वाडियार को थमा दिया। वाडियार को उन्होंने इसलिए थमाया ताकि ये जो राज्य है वो वाडियार के थ्रू अंग्रेजों के अंडर रहे। अगर वो डायरेक्टली अपने अंडर लेते तो मराठा और निजाम लड़ने लगते और उनके बीच में उसे बांटना पड़ता, फिर अंग्रेजों को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने वाडियार को वो सब थमा दिया ताकि वो वाडियार के थ्रू अंग्रेजों के कब्जे में रहे। एक और चीज है, कथित तौर पे ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज जीतने वाले थे उस टाइम टीपू सुल्तान के फ्रांसी दोस्तियों ने टीपू सुल्तान से कहा था कि अब आप यहाँ पर जीत नहीं सकते, यहाँ से भाग जाओ। उसके उत्तर में टीपू सुल्तान ने उनसे कहा कि भेड़ की तरह 1000 साल जीने से बढ़िया है एक दिन बाघ की तरह जीते हुए लड़ते हुए मर जाओ। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि उसने ऐसा नहीं कहा होगा। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, क्योंकि इस लड़ाई से पहले जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई, जब
तब जब वो फंसा है उसने भागने का ही ऑप्शन चूज किया, नहीं तो उसने संधि कर ली थी। और उसके बाद कुछ दिनों वो चुप रहता, फिर दोबारा से प्लान्स बनाता और दोबारा लड़ाई शुरू कर देता। तो ये तो शायद मनगढ़ंत हो सकता है कि उसने ऐसा कहा। अच्छा, आपको पता है जब टीपू सुल्तान से लड़ाई अंग्रेजों ने जीती, तब अंग्रेजों का जनरल जॉर्ज हैरिस ने क्या कहा? उसने कहा था भारत अब हमारा है। वो भारत की संप्रभुता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लोग भी अपनी कूटनीति के हिस्से के लिए ही लड़ रहे थे ताकि उन्हीं का फायदा हो। मैसूर के साम्राज्य के अंतर्गत कई सारे पोर्ट्स आते थे जो टीपू सुल्तान के अंदर थे, और वो पोर्ट्स ऐसे थे जिससे बाहर देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे हुआ करता था। वो अंग्रेजों को चाहिए था, तो उन्होंने भारतीय मराठाओं, निजामों औरों की मदद लेकर भी टीपू को खत्म करके अपना ही फायदा किया। दोनों ही तरफ से भारत का नुकसान ही था, चाहे टीपू जीता या फिर अंग्रेज जीतते। नुकसान तो वहां पर सनातनियों का ही था, हिंदुओं का था, ईसाइयों का ही। जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ मेंबर्स का ऐसा भी मानना था कि कर्नाटक के जो सुल्तान थे उस्मद उम्दत उल उसरा, उन्होंने भी चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में छुप छुप कर टीपू सुल्तान की मदद की थी। और जैसे ही ये युद्ध खत्म हुआ, कर्नाटक को अंग्रेजों का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई के बाद सावनूर का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में बराबर बराबर बांट लिया गया। पूर्वी गेट के पास जहां पर टीपू सुल्तान का शव मिला था उसे आजकल भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बंद कर दिया है। धन्यवाद दर्शकों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दिनचर्या द फैक्ट्स के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।